अस्सलामुअलैकुम ज़हीन लोगों, मेरा नाम मोहम्मद हसन है और आज हम रोटेशन मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस, न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स जो भी आप कहना चाहें वो करने वाले हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में रोटेशन मैट्रिसेस डिराइव की थी 3 डायमेंशंस में और 2 डायमेंशंस में। तो मैं आज यही करूंगा कि जो हमने 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में रोटेशन मैट्रिसेस डिफाइन की थी, डिराइव की थी, उन रोटेशन मैट्रिसेस को मैं उनसे एक एक एग्जांपल करवा दूं आप लोगों को। और मेरी दूसरी कोशिश ये होगी कि मैं टेंसर्स का आज एक कहानी के जरिए टेंसर्स भी समझा दूं कि टेंसर्स क्या होते हैं। तो चलें पहले तो लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस विद रोटेशन मैट्रिसेस। ओके, तो रोटेशन मैट्रिसेस के साथ कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1, लेट्स मेक इट ए 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम। इसको हम अपना एक 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम रखते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट्स से हमारे पास जो x1 और x2 एक्सिस था, हमारा अच्छा सा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे हैं, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम यूज करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो रोटेट करते हैं और हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट होगा बाय सम एंगल। लेट्स से कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट हुआ है वो रोटेट हुआ है बाय सम एंगल। एंगल हम ले लेते हैं लेट्स से 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्री की रोटेशन किया हमने। तो कोई हमें कहता है कि एक वेक्टर है v, किस फ्रेम में? अनरोटेटेड फ्रेम में, यानी अनप्राइम्ड फ्रेम में। अनप्राइम्ड फ्रेम में एक वेक्टर है v जिसका यूनिट्स हैं 1i प्लस 1j, जो इस तरीके से है। तो लेट्स से कि कोई हमें कहता है इफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दें 30 डिग्री, तो उसके अंदर हमें यही वेक्टर v प्राइम नजर आएगा। तो ये क्या होगा कि v प्राइम क्या होगा? व्हाट विल बी v प्राइम? व्हाट इज v प्राइम? और कब होगा? व्हाट इज v प्राइम? इफ we rotate the coordinate system by 30 डिग्रीज। ठीक है, तो 30 डिग्री की रोटेशन के बाद हमारे पास v प्राइम कितना होगा, ये हमारा सवाल है। इसी तरह सवाल दिया जाएगा, आपको एक वेक्टर दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम इतना रोटेट कर लें तो वो 30 डिग्रीज की रोटेशन के बाद ये वेक्टर कितना नजर आएगा। लेट्स से ये हमारे पास वेक्टर v है। तो अब 30 डिग्रीज की रोटेशन के बाद ये वेक्टर हमें किस तरीके का नजर आएगा? तो मैंने लास्ट टाइम हमने क्या रोटेशन मैट्रिक्स से हमने ऐसे करना सीखा था। तो पहला तो काम आपने ये करना है कि रोटेशन मैट्रिक्स इसमें फाइंड करनी है कि इसमें रोटेशन मैट्रिक्स क्या है। तो जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू? यू फाइंड द रोटेशन मैट्रिक्स। फाइंड द रोटेशन मैट्रिक्स। क्योंकि अगर रोटेशन मैट्रिक्स आपको मिल गई तो आपका आधे से ज्यादा काम तो हो जाता है। तो हम रोटेशन मैट्रिक्स पहले ढूंढते हैं कि हमारी रोटेशन मैट्रिक्स क्या बनेगी। तो आपको पता है 2 डायमेंशन में बड़ा आसान था। रोटेशन मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला होता है जो होता है कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये हमारे पास 2 डायमेंशन में रोटेशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें अल्फा पता है कितना है, अल्फा हमने 30 डिग्रीज लिया हुआ, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं कॉस 30 डिग्रीज साइन 30 डिग्रीज माइनस साइन 30 डिग्रीज कॉस 30 डिग्रीज, ये इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये कितना आएगा? कॉस 30 डिग्रीज कितना होता है मेरे ख्याल में? कॉस 30 डिग्रीज जो होता है वो √3/2 होता है। तो कॉस 30 डिग्रीज हमारे पास √3/2 आ जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। इसी तरह इधर -1/2 के बराबर होगा ये वाला साइन 30 डिग्री, और ये वाला कॉस 30 डिग्री हमारे पास अगेन √3/2 के बराबर आ जाएगा। तो आपको रोटेशन मैट्रिक्स मिल गई। तो अगर आपने v प्राइम अब निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस रोटेशन मैट्रिक्स को √3/2। तो पहले तो बल्कि हम इसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो v प्राइम अगर हमने निकालना है तो v प्राइम क्या होगा? r इंटू वी। सिंपली जैसे हमने लास्ट टाइम x प्राइम निकाला था, तो इस दफा हम वेक्टर को v कह रहे हैं बस। तो v प्राइम जो होगा वो होगा √3/2, 1/2, ये मैट्रिक्स हम डालेंगे, -1/2, √3/2, और इसके बाद हम इसके ऊपर 1 1, क्योंकि ये 1 1 क्या है? ये v है कि v के जो
कोऑर्डिनेट्स हैं वो कंपोनेंट्स हैं वो 1 i और 1 j हैट है। तो इसमें हमारे पास इससे क्या होगा, हमारे पास v प्राइम्ड आ जाएगी कि प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स में v के क्या कंपोनेंट्स हैं। तो ये इसके अंदर जब मल्टीप्लाई होगा ये, तो हमारे पास पहले तो आ जाएगा √3/2 प्लस 1/2 और इधर -1/2 प्लस √3/2। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो सबको आती है ना, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और ऐड हो जाएगी तो ये पहला कंपोनेंट होगा, उसी तरह ये रो भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और ऐड हो जाएगी तो ये दूसरा कंपोनेंट होगा। तो हमारे पास जो इस फ्रेम में वेक्टर आया हुआ है 2 और यहाँ पर √3 -1 और 2 और ये हमारे पास v प्राइम्ड आ गया। यानी v प्राइम्ड अगर हमारे पास रोटेटेड कोऑर्डिनेट्स में जो इसके कंपोनेंट्स बनेंगे वो √3 प्लस 1/2 i प्राइम यानी प्राइम्ड कोऑर्डिनेट में जो यूनिट वेक्टर है और √3 -1/2 और j हैट प्राइम। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया। देखिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, वी हैव सॉल्व्ड इट। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ QED। इसका मतलब होता है कि that which needed to be shown has been shown। ऐसे हमने कुछ शो तो नहीं किया लेकिन but still it's nice to write after every problem QED। तो अब हम ये प्रॉब्लम हमने 2 डायमेंशंस में किया है, अब हम एक प्रॉब्लम जो है 3 डायमेंशंस में भी कर लेते हैं। तो अब आप समझेंगे 3 डायमेंशंस में भी ये इतना ही ईजी होगा, लेकिन अफसोस 3 डायमेंशंस में इतना ईजी नहीं है। याद करें 3 डायमेंशंस में जो मैट्रिक्स थी वो हमारे पास काफी बड़ी सी मैट्रिक्स थी जो कॉस के सारे एंगल्स लेती थी, यानी x1 प्राइम से x1, उसका जो दूसरा कंपोनेंट होता था वो x1 प्राइम से x2, तीसरे कंपोनेंट में जो एंगल आता था वो x1 प्राइम से x3 का होता था। उसी तरह जो दूसरी रो होगी उसमें x2 प्राइम से x1, उसी तरह x2 प्राइम से x2, उसी तरह x2 प्राइम से x3। ये सारे वो एंगल्स हैं जो कोऑर्डिनेट्स आपस में बना रहे हैं। अभी एग्जांपल कराता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। x3 प्राइम से x1 के दरमियान एंगल cos x3 प्राइम से x2 और cos x3 प्राइम और x3 के दरमियान जो है वो, ये हमने रोटेशन मैट्रिक्स 3 डायमेंशंस में लिखी थी। फिर जो हमने 3 डायमेंशंस में रोटेशन मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसका एक प्रॉब्लम करते हैं। तो ये रोटेशन मैट्रिक्स मैंने इसलिए लिखा था कि हमारे पास वो पड़ी है रोटेशन मैट्रिक्स, फिर हम इसको यूज कर पाए। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने फाइंड रोटेशन मैट्रिक्स, और ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक है हमारी उसी में है। तो फाइंड रोटेशन मैट्रिक्स जो बुक है वो मैं जिस बुक से मैंने ये लिया उसका चैप्टर 1 का पहला ही प्रॉब्लम है, वो बुक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फाइंड रोटेशन मैट्रिक्स if x3 axis is rotated 45 degrees towards x1 axis about x2 axis। यानी वो कह रहा है कि रोटेशन जो है वो x2 एक्सिस के अबाउट है। ठीक है, यानी रोटेशन हमने किसके अबाउट करनी है, x2 एक्सिस के अबाउट करनी है। रोटेशन क्या है, x3 को हमने रोटेट किया x1 के करीब लाए हैं। मैं इसको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी अगर आप 3 डायमेंशन में अपने एक्सिस ड्रॉ करें, हम लोग 3 डायमेंशन में अगर अपने एक्सिस ड्रॉ करें तो ये हमारे 3 डायमेंशनल जो एक्सिस होंगे, ये हमारे पास x1 एक्सिस होगा, ये हमारे पास क्या होगा x3 एक्सिस होगा, और ये हमारे पास x2 एक्सिस होगा। यानी x3 z का काम कर रहा है, x1 x का काम कर रहा है और x3 y का काम कर रहा है, z का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने रोटेशन कैसे करनी है, x2 एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, यानी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। ठीक है, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को कितना रोटेट करना है कि x3 जो है वो x1 के करीब आ जाए बाय 45 डिग्रीज। यानी इसको हम रोटेट करेंगे x3 को 45 डिग्री की रोटेशन देंगे, यानी x3 एक्सिस, और किसके अबाउट हो रही है ये रोटेशन, x2 एक्सिस के अबाउट। यानी हम x2 एक्सिस ले रहे हैं और उसके अबाउट घुमा रहे हैं। तो ये हमारे पास नया x3 एक्सिस आ जाएगा, x3 प्राइम्ड एक्सिस। तो अगर ये नीचे आया x1 के करीब आया तो नया जो x1 होगा वो भी नीचे आ जाएगा ऐसे। तो जो हमारा नया x1 एक्सिस होगा वो x1 प्राइम्ड एक्सिस हो जाएगा। और क्योंकि हमने x2 के अबाउट ही घुमाया है तो x2
और x2 प्राइम ये सेम होंगे। x2 प्राइम यही रहेगा जो x2 था, और x3 जो है उसको हमने रोटेट किया अबाउट x2 एक्सिस रोटेट किया, और हमारे पास x3 डैश और x3 प्राइम्ड और x1 प्राइम्ड आ गए हैं। क्योंकि हमने x2 एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है तो x2 प्राइम्ड वही x2 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि हमने उसके अबाउट रोटेट किया। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए वो एक्सिस चेंज नहीं होता। तो आई होप कि ये रोटेशन आपको समझ आ गई होगी। अब बाकी हमने क्या करना है, बस इन सब के दरमियान जो एंगल्स हैं, जो एक्सिस अपने आपस में बना रहे हैं, वो एंगल्स हमने देखने हैं ताकि वो हम अपनी रोटेशन मैट्रिक्स में डाल पाए। तो चले वो एंगल देखते हैं। तो पहला एंगल जो हम देखेंगे नाउ वो चेक एंगल्स, ठीक है। इसमें आपने क्या काम करना है, पहला काम तो आपने ये करना है कि यू चेक दी एंगल्स। तो पहला काम आप ये करेंगे, आप x1 प्राइम का एंगल देखेंगे जो x1 के साथ बन रहा है। ये देखेंगे येलो वाला x1 प्राइम है, और ये जो है व्हाइट वाला इसके ऊपर है x1। तो ये अपने साथ अभी भी एंगल बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं, जितना x3 रोटेट हुआ है उतना ही x1 भी रोटेट हुआ है। तो ये आपके पास एंगल आ गया, ये भी 45 डिग्रीज का हमारे पास एंगल आया। तो ये हमारे पास 45 डिग्रीज है। ये अगर आप ऐसे देखना चाहें तो देखें x2 तो वही रहा है ना। मैं इसको देखने का एक और तरीका भी बता देता हूँ। x2 तो वही रहा है, हमारे पास सिर्फ x1 और x3 कोऑर्डिनेट्स रोटेट हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पर x3 और x1 बनाएं तो आप इस रोटेशन को ऐसे भी देख सकते हैं कि x3 एक्सिस जो है वो x1 की तरफ थोड़ा सा रोटेट हुआ है, यानी एक क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है, यानी कि x1 की तरफ थोड़ा सा आया है। ये x1 की तरफ आया है एक्सिस, x3 एक्सिस, यानी ये हमारा x3 प्राइम्ड बन गया, और x1 एक्सिस जो है वो थोड़ा सा इधर आ गया है। तो ये हमारे पास x1 प्राइम्ड है। तो ये इसी पिक्चर का ये जो x1 x3 वाला पार्ट है ना, वो मैंने ऐसे 2 डायमेंशन में बना दिया। आप यूँ समझिए, अब x2 जो है वो बोर्ड से बाहर आ रहा है, हमारी स्क्रीन से बाहर आ रहा है अब। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है अगर 45 का रोटेट हुआ है तो ये x1 और x1 प्राइम के दरमियान भी फिर 45 का एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल है वो इधर 2 डायमेंशंस में मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो x1 प्राइम और x1 के दरमियान जो एंगल है वो 45 का बनेगा। अच्छा, अब इसके साथ हम एंगल कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि हमने x1 प्राइम का अब हमने क्या निकालना है, x1 प्राइम का अब निकालेंगे एंगल हम x2 के साथ। तो x1 प्राइम का x2 के साथ क्या एंगल है, वो तो 90 डिग्रीज ही है, क्योंकि हमने इसको ये नीचे गया लेकिन साइड पर नहीं आया, तो वो ये एंगल तो अभी तो हमेशा 90 डिग्रीज ही रहेगा, क्योंकि ये रोटेट हुआ है x1 और x3 रोटेट हुए हैं। x2 के साथ तो ये दोनों अभी भी 90 डिग्रीज का ही एंगल बना रहे हैं। x2 अभी भी बोर्ड से बाहर आ रहा है। अगर आप इस पिक्चर पे देखें तो x2 बोर्ड से बाहर आ रहा है, और x1 प्राइम और x3 प्राइम दोनों उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये एंगल तो हमारा 90 डिग्रीज का होगा, या इसको हम हाँ 90 डिग्रीज ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्रीज का हो जाएगा। इसके बाद एक और चेक करते हैं। तो हमारे पास अब हम चेक करते हैं x1 प्राइम्ड और हमारा x3 आपस में क्या एंगल बना रहे हैं। तो ये जो एंगल है कौन सा हम देख रहे हैं, x1 प्राइम्ड, ठीक है, यानी ये हमारा जो येलो वाला एक्सिस है x1 प्राइम्ड और x3। देखें x1 प्राइम्ड और x3 आपस में 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि x1 प्राइम्ड सॉरी x3 प्राइम मैंने देख लिया, यानी कि ये हमारे पास x1 प्राइम्ड है, x1 प्राइम हमारे पास येलो वाला है, और x3 हमारे पास ये है। तो ये 90 प्लस 45 का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि देखें x1 से x3 प्राइम तक 90 डिग्रीज, फिर यहाँ से आगे x3 तक 45 डिग्रीज मजीद, जैसे 45 और 90 डिग्रीज कवर करने पड़े हैं। तो हमारे पास 90 प्लस 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी हमारे पास 135 डिग्रीज का टोटल एंगल बन रहा है। यानी अगर आप इधर से देखें तो ये x1 ये 45 एक, ठीक है, ये x1 से x1 प्राइम से x3 प्राइम तक 90, और इसके बाद हमारे पास यहाँ x3 प्राइम से x3 तक एक 45 का एंगल है। तो ये टोटल एंगल 90 का बन 90 प्लस तो ये टोटल एंगल 90 प्लस 45 डिग्रीज का बन रहा है, यानी 135 डिग्रीज का बन रहा है। इसके बाद क्या करते हैं हम, ये हमारी एक रो होगी, यानी मैट्रिक्स की पहली रो में जो एंगल डालने हैं वो ये है। हमारे पास पहली रो के एंगल्स आ गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा और इस साइड पे भी कर देता हूँ, आसानी से आ जाए, ठीक है। इसके बाद अब दूसरी रो भी देख लेते हैं मैट्रिक्स की। तो वो x2 प्राइम्ड
और x2 जो एंगल बना रहे हैं आप, x2 प्राइम्ड और x1 आपस में क्या एंगल बना रहे हैं। देखिए x2 प्राइम्ड और x1 ये तो पहले से ही 90 का एंगल पर थे, ये अभी भी 90 का एंगल बना रहे हैं, तो ये 90 का ही एंगल बनाएंगे। उसके बाद x2 प्राइम्ड और x2 आपस में क्या एंगल बना रहे हैं। देखिए x2 और x2 प्राइम्ड वही रहे थे, ठीक है। x2 प्राइम्ड और x2 ने x2 एक्सिस जो है वो नहीं रोटेट किया बिल्कुल भी, वो वही रहा जहां वो था। तो ये कितना एंगल बना रहे हैं, ये 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। उसी तरह x2 प्राइम जो है वो x3 एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, चलें देखते हैं। ये हमारे पास x2 प्राइम्ड है वो x2 ही है, और ये हमारे पास x3 एक्सिस है, तो ये भी 90 डिग्रीज का ही एंगल बना रहा है, क्योंकि ये रोटेट हुए हैं इसी के अबाउट। तो जो एक्सिस जिसके अबाउट रोटेट होते हैं उसके साथ 90 डिग्रीज का ही एंगल रखते हैं, वो उसके साथ अपना एंगल चेंज नहीं करते। पहले भी 90 था, अब भी 90 रहेगा। अच्छा, ये हमारे पास मैट्रिक्स की सेकंड रो में जो जाने हैं वो आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम एक और देखते हैं, थर्ड रो भी देखते हैं, x3 प्राइम्ड और x1 एक्सिस। ये एक्सिस के दरमियान जो एंगल्स हैं ये वो हम कैलकुलेट करें। तो x3 प्राइम्ड और x3 प्राइम्ड और x3 प्राइम्ड और x1 के दरमियान जो हमारे पास एंगल है ये हमारे पास 90 माइनस 45 का एंगल है, यानी ये भी 45 का ही एंगल है, क्योंकि देखिए x3 से x1 तक का 90 है एंगल, ये 90 डिग्रीज का एंगल है। उसके बाद x3 से x3 प्राइम से x1 तक का जो एंगल है वो हमारे पास 90 माइनस 45 बन जाता है, क्योंकि x3 से x3 प्राइम तक 45 और x3 से x1 तक 90, तो बाकी जो बच जाता है वो 90 माइनस 45 बच जाता है, यानी वो भी 45 डिग्रीज ही बच जाता है हमारे पास। तो ये 45 डिग्रीज हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, अब हम देख लेते हैं x3 प्राइम से x2 एक्सिस में कितना चेंज आएगा। देखिए x3 प्राइम और x2 जो है वो अभी भी आपस में कितना बना रहे हैं, 90 डिग्रीज ही बना रहे हैं, तो इसमें भी हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी वही एंगल रहेगा हमारे पास कि 90 डिग्रीज ही रहा। उसके बाद हमारे पास है x3 प्राइम और x3, ये आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, ये 45 का एंगल बना रहे हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि हमने x3 को रोटेट ही 45 डिग्रीज किया था x3 प्राइम बनाने के लिए, तो ये आपस में 45 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं। अगर ये चीज मुश्किल लग रही है ना तो अभी बस थोड़ा सा सब्र करें, मैं आप लोगों को ऐसी एक फकी देने वाला हूँ कि ये आपको कंपोनेंट्स एंगल्स जो हैं इनके दरमियान वाले ये कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेंगे, आपको बस एंगल पता होना चाहिए कि कितना एंगल आया है। तो वो मैं फकी दूंगा, वो आप याद कर लेना, लेकिन उस फकी के बावजूद जो असल तरीका है ना वो यही तरीका है, इसलिए मैं ये तरीका दिखाना चाह रहा था। अब हमारे पास ये तीनों एंगल्स आ गए हैं, अब ये तीनों एंगल्स हम उठा के अपनी रोटेशन मैट्रिक्स में डाल देते हैं। तो हमारे पास जो रोटेशन मैट्रिक्स थी, इसको मैं नीटली कैसे लिखूं, इधर ले आता हूँ अपनी रोटेशन मैट्रिक्स। तो ऊपर से रोटेशन मैट्रिक्स अपनी उठाते हैं, ये हमारे पास थी जी रोटेशन मैट्रिक्स, को हम यहाँ से निकालते हैं अपनी रोटेशन मैट्रिक्स को, इस रोटेशन मैट्रिक्स को कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। कॉपी तो नहीं हो रही, लेट्स से कट करने की कोशिश करते हैं। चलें, ये रोटेशन मैट्रिक्स हमने यहाँ से कट कर ली है, और अब हम रोटेशन मैट्रिक्स को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी रोटेशन मैट्रिक्स यहाँ पेस्ट भी हो गई है, चलेंगे, अच्छी बात है, ठीक है। अब हमने एंगल्स कैलकुलेट किए हुए हैं, अब इधर से हम एंगल्स आकर देखते हैं जो हमने एंगल्स कैलकुलेट किए हैं। देखें x1 प्राइम से x1 45 डिग्रीज है, x1 प्राइम से x2 90 डिग्रीज है, और x1 प्राइम से x3 जो है वो 135 डिग्रीज है। तो पहली रो में हमारे पास कितने हैं, 45, पहला एंगल 45 डिग्रीज का, दूसरा एंगल 90 डिग्रीज का, इसके अंदर 90 डिग्रीज जाएंगे, और तीसरा एंगल है हमारे पास, तीसरा एंगल कितना है, 135 डिग्रीज का, तीसरा एंगल हमारे पास है 135 डिग्रीज का। उसी तरह आप सेकंड रो में जो एंगल्स जाएंगे वो देख लेते हैं, ये 90, 0 और 90। तो हमारे पास जो पहली रो में जो एंगल्स जा रहे हैं वो क्या है, 90 का एंगल जा रहा है पहला, 90 डिग्रीज। उसके बाद हमारे पास 0 का एंगल जा रहा है, और इसके बाद हमारे पास x3 प्राइम, इसमें हमारे पास कितना जा रहा है,
x2 प्राइम x3 जो था वो 90 था, एक और 90 का एंगल जा रहा है हमारे पास, ठीक है। उसी तरह इधर भी हमारे पास कितने एंगल्स जा रहे हैं, अगर हम ये x3 प्राइम की जगह हम एंगल्स डाल दें तो 45, 90 और 45 इधर हमें नजर आ रहा है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 45 डिग्रीज, 90 डिग्रीज और 45 डिग्रीज इधर आ जाएंगे। वही जो एंगल्स मैंने उधर एक्सिस के दरमियान कैलकुलेट किए हैं ना, वही मैंने। तो इससे हमारी रोटेशन मैट्रिक्स क्या आ जाएगी हमारे पास, 45 जो होता है वो 1/√2 के बराबर होता है cos 45। तो यहाँ पर 1/√2 आ जाएगा। यहाँ cos 90 0 होता है, cos 135 जो होता है वो -1/√2 के बराबर होता है। इसी तरह ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इस तरह cos 45 अगेन 1/√2, cos 90 अगेन 0, और यहाँ पर हमारे पास 1/√2 अगेन आ जाएगा। तो इस तरह से आपने रोटेशन मैट्रिक्स कैलकुलेट कर ली है। तो आप कहेंगे कि जो है ना हसन भाई, ये तो जो है ना बड़ा मसला हो गया है, ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है रोटेशन मैट्रिक्स कैलकुलेट करना। तो अब मैं एक फक्की देने जा रहा हूँ रोटेशन मैट्रिक्स के। मैं आपको 3 रोटेशन मैट्रिसेस बताऊंगा जिनसे आप ये बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको एंगल पता हो ना। अब देखिए हमारे पास, अब मैं इसको मिटाता हूँ और आप लोगों को एक ज्यादा आसान तरीका बताता हूँ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आपको पता है 3 डायमेंशंस में जो रोटेशन हो सकती हैं वो 3 टाइप्स की हो सकती हैं। 3D रोटेशन जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। यानी हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर सकते हैं, और जी एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन रोटेशंस को, इन हर रोटेशन की मैं आपको एक एक मैट्रिक्स देता हूँ। अगर आप उस मैट्रिक्स का रट्टा भी लगा लें तो आपको ये सारे एक्सिस के दरमियान एंगल्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो मैट्रिक्स क्या है, देखें, जब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो ना, जब रोटेशन हो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस चेंज नहीं होता। तो एक्स एक्सिस में जो उनसे रोज और कॉलम्स है उनको आपने इस तरह से 1 0 0 1 0 0 डाल देना है। इधर आप डालेंगे कॉस अल्फा, इधर आप वही जो थर्ड 2 डायमेंशन में रोटेशन मैट्रिक्स थी वही वाली रोटेशन मैट्रिक्स इधर डाल देंगे, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे, वाई एक्सिस में जो रोज और कॉलम्स है उनको ऐसे आप डालेंगे 0 1 0 और यहाँ पर 0 0। और इधर आपके पास कैसे आएगा, इधर आपके पास आएगा कॉस अल्फा। अच्छा, इधर इसमें जो आता है यहाँ पर माइनस साइन अल्फा आना है, तो इधर साइन अल्फा आएगा और इधर अगेन कॉस अल्फा आएगा आपके पास, ठीक है। दूसरा, जी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन हो, तो हमारे पास अगर जी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, वही जो 2 डायमेंशन में हमने रोटेशन मैट्रिक्स बनाई थी, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इधर आपके पास जी एक्सिस में यहाँ 1 0 0 0 आ जाएगा। अगर आप ये 3 रोटेशन मैट्रिसेस याद कर लें तो आपको वो कंप्यूट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बताऊं ये कैसे। देखें, जो हमने सेकंड प्रॉब्लम अभी की है 3D प्रॉब्लम, उसमें हमने अबाउट x2 एक्सिस रोटेट किया था, ठीक है। हम अबाउट x1 एक्सिस भी, x1 एक्सिस यानी x एक्सिस भी रोटेट कर सकते हैं, x2 एक्सिस y एक्सिस होता है, x3 एक्सिस z एक्सिस होता है। तो हमने x2 एक्सिस के अबाउट रोटेट किया था, यानी y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया था। रोटेट कितना किया था, 45 डिग्रीज की रोटेशन थी। अब देखें, अगर आपको ये रोटेशन मैट्रिक्स याद है ना, इसके अंदर डालें cos 45 0 माइनस साइन 45 0 1 0 साइन 45 0 cos 45, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल इससे जो जवाब आएगा ये वही जवाब आना है जो हमने पहले इतने बड़े मेथड से निकाला है। तो अगर आप ये जो 3 रोटेशन मैट्रिसेस हैं ये भी अगर याद कर लें तो आपका काम चल जाता है बड़े आराम से, ठीक है। तो ये हमने एक फक्की भी दे दी है रोटेशन मैट्रिसेस से रिलेटेड, और हमने रोटेशन मैट्रिसेस जो हैं उनको देख भी लिया और समझ भी लिया है, कॉन्सेप्चुअली भी कर लिया। अब ये अगर आप एक रट्टा लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। वैसे अगर कोई व्यूअर थोड़ा सा सोचे, ऑब्वियस है वैसे कि यही 3 रोटेशन मैट्रिसेस हो सकती हैं टू रोटेट अबाउट एनी एक्सिस। तो ये था जी रोटेशन मैट्रिक्स की एक्सरसाइजेस। अब चलें एक मैं कहानी सुनाता चलूँ आप लोगों को टेंसर्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं टेंसर्स की एक रिगरस सी मैथमेटिकल सी स्टडी करना चाह रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि टेंसर्स के हवाले से जितना भी हैंड वेवी काम है, जो भी कहानियों वाला काम है, वो मैं इसी वीडियो में कर दूँ। तो अब हम टेंसर्स के बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं होगा, बट
आई थिंक वो जो इंट्रोडक्शन है, जिस तरीके से मैं टेंसेस इंट्रोड्यूस कराता हूँ, वो एक अच्छा इंट्रोडक्शन है। तो देखिए, अगर हमारे पास ये कहानी है वैसे इंजीनियर्स की। इंजीनियर्स क्या कर रहे थे, एक क्यूब को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, वो एक क्यूब को स्टडी कर रहे थे और उस क्यूब पर कितने किस्म के स्ट्रेसेस लग सकते हैं, उन स्ट्रेसेस को वो स्टडी कर रहे थे। असल में वो क्या कर रहे थे, देखें क्यूब है ना, अब इस क्यूब का ये जो एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर एक एरिया निकलेगा, तो वो एरिया कौन सा होगा, इसको हम A2 कहते हैं ना, क्योंकि ये इसको हम 3 डायमेंशन के अंदर, ये हमारा x3 एक्सिस होता है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सिस यहाँ नहीं बनाता, एक्सिस मैं इधर ऊपर साइड पे बना लेता हूँ। तो ये हमारा x3 एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा x2 एक्सिस है, ये हमारा x1 एक्सिस है। तो इधर इसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर एरिया देखें, तो परपेंडिकुलर एरिया x2 वाली साइड पर निकल रहा है, तो ये A2 है परपेंडिकुलर एरिया। तो देखिए, इस पर 3 किस्म की फोर्सेस लग सकती हैं इस साइड पर। एक फोर्स ऐसी लग सकती है जो इसको परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन में ही हो, F2, तो वो इस बॉक्स को धक्का देगी। ठीक है, लेकिन इस पर एक फोर्स ऐसी भी लग सकती है जो z एक्सिस की डायरेक्शन में हो, यानी एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में भी इस बॉक्स की इस साइड पर लग सकती है। ठीक है, यानी इस पर एक ऐसी भी फोर्स लग सकती है जो F3 डायरेक्शन में हो, यानी एरिया जो है वो A2 है, यानी परपेंडिकुलर एरिया इस साइड पर बॉक्स की किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। लेकिन फोर्सेस इस एक वाई डायरेक्शन में 3 तरीके से लग सकती हैं। एक तो मैंने दिखाई F2, जो इसको बॉक्स को धक्का देगी। F3 क्या करेगी, जैसे किसी चीज को हम रगड़ते नहीं है, ये किसी चीज ये इस बॉक्स को रगड़ेगी, और उसके बाद वो क्या करेगी, हमारे पास एक और फोर्स बनेगी F1, वो भी इस बॉक्स को रगड़ेगी, लेकिन एक और डायरेक्शन में, F1 डायरेक्शन में। तो यानी हमारे पास A2 जो डायरेक्शन है, A2 जो डायरेक्शन है, उसमें हमारे पास F1 फोर्स भी लग सकती है। A2 डायरेक्शन में हमारे पास F2 फोर्स भी लग सकती है। A2 डायरेक्शन में हमारे पास F3 फोर्स भी लग सकती है। ठीक है, ये 3 किस्म की फोर्सेज हैं जो इसे एक डायरेक्शन में लग सकती है। उसी तरह हम बॉक्स की Z एक्सिस वाली डायरेक्शन में देखेंगे, ये जो अपर साइड है इसकी, इस बॉक्स का जो अपर सरफेस है, उस सरफेस पर जो परपेंडिकुलर एरिया है वो A3 है। इस परपेंडिकुलर एरिया पर भी 3 किस्म की फोर्सेस भी लग सकती हैं। वो कौन सी फोर्सेस है, एक तो देखिए फोर्स इस पे है हमारे पास F3। ठीक है, एक फोर्स यानी जो इसी डायरेक्शन में है। दूसरी फोर्स हमारे पास इस तरह से लग सकती है, F2 इस डायरेक्शन में लग सकती है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। और तीसरी फोर्स हमारे पास F1 एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन में लग सकती है। यानी जो हमारे पास Z एक्सिस है, इसके अबाउट जो एरिया है, उस पर भी 3 किस्म की फोर्सेस लग सकती हैं, F2 और A3, F3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसी तरह ये वाला जो सरफेस है, जो x1 डायरेक्शन के अंदर यानी x एक्सिस के अंदर वो करता है, इसका A1 कह देते हैं हम इसको। तो A1 जो है, इसके ऊपर भी 3 किस्म की फोर्सेस लग सकती हैं। एक इसको धक्का देगी बाहर की तरफ, वो होगी F1, क्योंकि इस पर F1 वाली जो है वो इसको बाहर की तरफ धक्का देगी। ठीक है, एक इसमें रगड़ लाएगी किस डायरेक्शन में, Z डायरेक्शन में, वो होगी F3, और दूसरी इसमें रगड़ लाएगी वाई डायरेक्शन में, वो होगी F2। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 F2 और A2 A1 F3। ये जितनी भी इस ट्यूब के ऊपर फोर्सेस की इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इस एक मैट्रिक्स के अंदर आ गई है। देखिए, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा गया है। हमारी नीयत भी नहीं थी, वैसे मेरी तो नीयत थी इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने की, लेकिन देखें आप यूं समझे, अगर हमारी नीयत भी नहीं थी, लेकिन ये बड़ा अच्छा एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। यानी अगर हम किसी को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो बॉक्स है उस पर ऐसी फोर्सेस लग रही हैं, जिसमें जो इधर जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स का हिस्सा है, साइड जो सरफेस 2 है, इस पर सिर्फ इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, कोई रगड़ नहीं लग रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये A2 डायरेक्शन में F1 भी 0 हो जाएगी, A2 F2 रहेगी। ठीक है, और A2 डायरेक्शन में F3 भी 0 हो जाएगी। उसी तरह हम कहेंगे एक इस बॉक्स पर इसी तरह A1 F1 लग रही है और कोई रगड़ नहीं लग रही इस जगह पर, इस वाले सरफेस पर भी कोई रगड़ नहीं लग रही, तो हम इसमें इस तरह लिख देंगे। उसी तरह हम कहें अपर सरफेस पर भी कोई रगड़ नहीं लग रही, सिर्फ वो फोर्सेस हैं जो इसको धक्का दे सकें, तो A3 F3 लिख देंगे उसके लिए। तो देखिए, ये हमने क्या किया है, हमने एक मैट्रिक्स में इस बॉक्स पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं जिस जिस सरफेस पर,
उसको एक मैट्रिक्स के अंदर उन सब की इंफॉर्मेशन दे दी और इसकी मुख्तलिफ फॉर्म से हम बता सकते हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को जीरो डाल के या जो करके कि किस बॉक्स पर किस तरीके की जो फोर्स है वो लग रही है। तो मैट्रिक्स को ज्यादातर लिखा जाता है इस तरह, किस फॉर्म में लिखा जाता है इस मैट्रिक्स को ज्यादातर इस तरह लिखा जाता है F11 यानी A1 और F1 को मिला दिया जाता है F12 F13 और F21 F22 F23 इसी तरह F31 F32 F33। ठीक है, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको स्ट्रेस टेंसर कहते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे एक मैट्रिक्स और एक टेंसर, मैट्रिक्स कहते कहते इसको नाम टेंसर का दे दिया। अभी मैं बताता हूँ इसको टेंसर का नाम क्यों दिया गया। असल में जब ये प्रॉब्लम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट गया ना, तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वालों ने देखा कि असल में इन फिजिसिस्ट ने किया क्या। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वालों ने देखा कि इन्होंने दो वेक्टर्स लिए हैं, एक फोर्स वेक्टर लिया है, उसके कंपोनेंट्स कितने हैं, F1 है आई प्लस F2j प्लस F3j, इन्होंने ये प्लस F3k ये वाला वेक्टर लिया है। उसी तरह इन्होंने एरिया वेक्टर भी लिया है, A1i प्लस A2j प्लस A3k। और इन्होंने क्या किया है, इन वेक्टर्स के सारे कॉम्बिनेशंस बना दिए, यानी A1 का F1 A1 का F2 के साथ, A1 को F3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और उससे मैट्रिक्स की पहली रो बना ली है। देखे है ना इसको। उसी तरह A2 को भी F1 से भी मल्टीप्लाई किया, F2 से भी मल्टीप्लाई किया, F3 से भी मल्टीप्लाई किया, उससे दूसरी रो बना ली है। A3 को भी F1 से भी मल्टीप्लाई किया, F2 से भी मल्टीप्लाई किया, F3 से भी मल्टीप्लाई किया, उससे तीसरी रो बना ली है। यानी दो वेक्टर्स के सारे कॉम्बिनेशन उठाकर अगर एक मैट्रिक्स बना दी जाए तो वो भी एक यूजफुल ऑब्जेक्ट बन जाता है और उस यूजफुल ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं टेंसर, और वो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, उसी तरह इन जनरल ये तो मैंने ए और एफ फोर्स वेक्टर लिया ना, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट दो वेक्टर ले लूं, यानी मैं एक वेक्टर लूं जो A1 आई हैट प्लस A2 जे हैट प्लस A3 के हैट है, दूसरा वेक्टर मैं ले लूं जो कि B1 आई हैट प्लस B2 जे हैट प्लस B3 के हैट, ये मैंने दो वेक्टर ले लूं तो इनसे जो मैं एक मैट्रिक्स बना सकता हूं ना, इनको अगर मैं साथ रख दूं, इनको साथ रखने का मतलब ये नहीं आम मैं डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा। इनको साथ रखने का मेरा मतलब है कि मैं एक और खास प्रोडक्ट ले रहा हूँ जिसमें इनके सारे कंपोनेंट्स के सारे कॉम्बिनेशंस ना मैं एक मैट्रिक्स के अंदर रख दूंगा, A1 B2 A1 B3, उसी तरह A1 A2 B1 A2 B2 A3 B3, उसी तरह A3 B2, उसी तरह A2 B3 सॉरी। ठीक है, वो मिटाता हूँ और यहाँ पर A3 B2 आ जाएगा, A2 B3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर A3 B1 A3 B2 A3 B3। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास टेंसर है। ठीक है, और ये एक मैट्रिक्स भी है, इसकी रिप्रेजेंटेशन एक मैट्रिक्स की भी है। इस ऑब्जेक्ट को मैं टेंसर क्यों कह रहा हूँ, वैसे तो बस यूं समझ लें कि इसको टेंसर ही कहते हैं, इसका नाम ही टेंसर का दे दिया गया, लेकिन मैं एक और मजे की बात बताता हूँ आपको कि ये टेंसर क्यों है। देखिए ये ऑब्जेक्ट दो वेक्टर्स से मिलके बना है, तो जब हम ये इस वेक्टर के कंपोनेंट्स ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, जो हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दूं, यानी मैं कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लूं, ठीक है, जो कि 3 डायमेंशन में बन भी नहीं सकता, लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर दूं और प्राइम कोऑर्डिनेट्स में चला जाऊं, एक्स के बजाय मैं एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट में चला जाऊं, तो फिर ये जो हमारा मैट्रिक्स है क्या इसके कंपोनेंट्स भी चेंज होंगे। देखिए वेक्टर के कंपोनेंट्स तो चेंज होते हैं, तो इसका मतलब मैट्रिक्स के कंपोनेंट भी चेंज होने चाहिए। तो मैट्रिक्स के कंपोनेंट कैसे चेंज होंगे, देखिए इसमें दो वेक्टर्स हैं, वो दोनों वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये दो वेक्टर से मिलके बना है, और हमें पता है एक वेक्टर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, एक वेक्टर ऐसे ट्रांसफॉर्म होता है, बीच में एक रोटेशन मैट्रिक्स आती है और हमारे पास वेक्टर आ जाता है। तो अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो इसको मैं R1 कह देता हूँ, और जो दूसरी हमारे पास दूसरा वेक्टर है उसके लिए मैं वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा उसको मैं R2 कह देता हूँ। ये दोनों असल में है एक ही रोटेशन मैट्रिक्स।
लेकिन मैं अभी सिर्फ आज की वीडियो के लिए इसको R1 और R2 रहने दें। मैं बाद में बताऊंगा कि मैं इन दोनों रोटेशन मैट्रिक्स में फर्क क्यों कर रहा हूँ। हालांकि रोटेशन तो एक ही है, तो एक ही रोटेशन मैट्रिक्स दोनों में यूज होनी चाहिए, लेकिन वो मैं अगली बार बताऊंगा। अच्छा देखें, तो ये जो टेंसर होगा ये किसी और कोऑर्डिनेट फ्रेम में कैसे लिखा जाएगा, रोटेटेड कोऑर्डिनेट फ्रेम में ये मैट्रिक्स कैसे रोटेट होगी। ए वन डैश वेक्टर की जगह क्या आएगा, A1 प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, R1 A, और B की जगह क्या आ जाएगा, R2 B। तो ये किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये इस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि इसमें दो रोटेशन मैट्रिसेस आ रही हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, दो दो रोटेशन मैट्रिसेस आ रही हैं। एक रोटेशन मैट्रिक्स जो हमारे पास आ रही है वो ए की तरफ से आ रही है, क्योंकि ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दो वेक्टर्स के सारे कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, और दूसरी जो रोटेशन मैट्रिक्स आ रही है वो दूसरे वेक्टर की तरफ से आ रही है। यानी ये जो ट्रांसफॉर्म होता है ऑब्जेक्ट, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, इसमें दो रोटेशन मैट्रिसेस आती हैं। ठीक है, तो चलें अब हमने पहले अब हम आखिर चीजों को डिफाइन ही उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की बेस पर कर रहे हैं। ठीक है, वो ये डिफाइनिंग एवरीथिंग बेस्ड ऑन हाउ इट ट्रांसफॉर्म्स अंडर कोऑर्डिनेट शिफ्ट। तो हमने स्केलर्स का क्या देखा था, स्केलर्स जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं होते। ठीक है, या उनकी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम रहते हैं, तो इट ट्रांसफॉर्म्स विद जीरो रोटेशन मैट्रिसेस। ठीक है, उसके बाद जो वेक्टर्स होते हैं वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो वेक्टर्स का हमने देखा था कि वेक्टर ऐसे ट्रांसफॉर्म होता है, इसमें एक रोटेशन मैट्रिक्स आती होती है। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसफॉर्म्स विद वन रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एक रोटेशन मैट्रिक्स के साथ ट्रांसफॉर्म होता है। तो जिसको अभी जो हमने मैट्रिक्स देखी है, इसको अभी मैं टेंसर नहीं कहता, इसको मैं मैट्रिक्स कहता हूँ। जो हमने मैट्रिक्स देखी है ये कैसे थी, ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, दो रोटेशन मैट्रिक्स से, एक ए के साथ आ रही है और दूसरी रोटेशन मैट्रिक्स के साथ आ रही है बी के साथ। ये है ट्रांसफॉर्म्स विद टू रोटेशन मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब ये इन सब ऑब्जेक्ट्स को देखें, ये सारे ऑब्जेक्ट्स किस तरह डिफाइन है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की बेस पर डिफाइन है। तो हम इन सब ऑब्जेक्ट्स को टेंसर्स कह देते हैं। ये सब ऑब्जेक्ट टेंसर्स हैं। एक ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस में जो चेंज है वो प्रिडिक्टेबल हो, उसको अब हम बोलेंगे टेंसर। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं रैंक दे देता हूँ, यानी जो स्केलर है ये रैंक जीरो टेंसर है, क्योंकि इसमें जीरो रोटेशन मैट्रिसेस आ रही हैं। जो वेक्टर है उसको मैं कह देता हूँ ये रैंक वन टेंसर है, क्योंकि इसमें एक रोटेशन मैट्रिक्स आ रही है। जो मैट्रिक्स है उसको मैं रैंक टू टेंसर कह देता हूँ, क्योंकि इसमें दो रोटेशन मैट्रिसेस आ रही हैं। तो ये हमारी मैट्रिक्स। उसी तरह अगर आप तीन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन बना लें तो आपके पास तीन रोटेशन मैट्रिसेस आ जाएंगी। ठीक है, बाय फॉलोइंग दिस पैटर्न। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड रैंक का टेंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, जो भी चीजें हम उनकी, जिन चीजों को हम उनकी चेंज की बेस पर डिफाइन करें उन सबको टेंसर्स कह रहे हैं, और उनकी चेंज में जितनी मैट्रिसेस आ रही है ना उनकी काउंटिंग करते हैं और उसको उन टेंसर्स का रैंक क्या देते हैं। क्योंकि ये सारे इनकी, क्योंकि हमने इन सबको मिलाकर फिर एक ऑब्जेक्ट बना दिया है जिसको हम टेंसर कहते हैं। अगली दफा हम इन टेंसर्स की और इन सब चीजों की स्टडी समेशन इंडेक्स में करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड एवरीथिंग दैट यू डू। अल्लाह।